सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी गुड। चैप्टर 1 का पार्ट 1 क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 की तरफ, जो बिल्कुल छोटे से बहुत थोड़े टॉपिक है इसमें, और आज इसको हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? केल्विन। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब हमें किस में आता है? हमें तो आज तक ये सुना है 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, है ना? डिग्री सेल्सियस सुना है, डिग्री सेल्सियस सुना है। तो अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मुझे कन्वर्ट करना है, पेपर में आएगा कन्वर्ट द 40 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कन्वर्ट द 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तो हमने क्या करना है, उस डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे 273। डन। ऐड कर देंगे 273, तो 273 ऐड करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। समझ में आ गया? अब अगर इसका उल्टा आ गया, अब मैम इसका उल्टा आ गया तो मैम क्या करेंगे? केल्विन को अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273, जस्ट उल्टा हो गया, उसका रिवर्स हो गया। समझ में आ गया? तो डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी? 273। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या ऐड कर दूंगी? माइनस कर दूंगी 273। क्लियर? क्लियर? इनके अलावा भी ऐसा यूनिट, इनके अलावा भी कुछ टेम्परेचर की यूनिट होती है जिसे बोला जाता है फ़ारेनहाइट, जिसे बोला जाता है फ़ारेनहाइट। ये तुम्हें स्कूल में नहीं करवाया जाएगा, बट मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटी सी बात करवा देती हूँ कि अगर तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस आ गया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या कर दोगे? 273 ऐड कर दोगे, जस्ट सिंपल। बट अगर डिग्री सेल्सियस आ गया और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है? तो मैम मुझे क्या करना है? तो मुझे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। एक एग्जांपल देती हूँ, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। समझ में आ गया? विजिबल है? कितने डिग्री सेल्सियस है? 40, तो इसकी जगह 40 पुट कर दें तो कितना आ गया? 9/5 इंटू में 40 प्लस में 32, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 प्लस में 32 कितना आ गया? 2 2 4 7 3 और 3 10, 104 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ गया। डन? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। दिख रहा है? हाँ जी। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो सबसे पहले अपनी स्टेट बताओ, इनकी कौन कौन सी स्टेट होती है? एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड, और एक क्या होती है? गैस। तो मुझे बताना है कि क्या मैं इनकी स्टेट चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं इनकी स्टेट चेंज कर सकती हूँ? एक जस्ट डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो बर्फ, आइस। आइस किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब मैंने उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होगी। अब मैंने इसको क्या कर दिया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। है तो क्या? आइस थी ना, स्टार्टिंग में क्या थी? आइस थी। आइस को जस्ट मेल्ट किया, वाटर में कन्वर्ट होगी। टेम्परेचर दिया, वाटर में कन्वर्ट होगी। वाटर को टेम्परेचर दिया, वो किस में कन्वर्ट होगी? वेपर में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब आइस सॉलिड स्टेट का, वाटर लिक्विड स्टेट का है, वेपर गैस स्टेट का है। इसका मतलब ये आइस नहीं चेंज हो रही, आइस तो चेंज हो रही है। कहने का मतलब है कि ये मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है हाउ। 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मैटर अपनी स्टेट कैसे चेंज करती है? तो मैटर अपनी स्टेट 2 वेज में चेंज करती है। 2 वेज से चेंज करती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर देकर के हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है।
अगर एक चीज बढ़ेगी ना तो दूसरी घटेगी, एक चीज दूसरी घट रही है तो पहली बढ़ेगी, मतलब अपोजिट चलेंगे, एक दूसरे के दुश्मन है, दूसरा पहले को नहीं बढ़ने देगा, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली घटेगी। याद रखना कैसे, अब समझना ध्यान से। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास क्या है, एक आइस है, और आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, दिख रहा है? ओके, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। सॉलिड जब तक वो आइस रेफ्रिजरेटर में एक्सपोज कर लेते हैं, वो कितने डिग्री पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस में तो वो बर्फ जमी हुई है अपने फ्रीज के अंदर, ठीक है। अब मैंने उसको बाहर निकाल दिया और किचन में रख दिया, और किचन में क्या रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर मान लो कितना है, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले -10 डिग्री सेल्सियस था, अब उस बर्फ के पास कितना टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें क्या समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बर्फ को बढ़ा हुआ मिला, तो ये बर्फ किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, दैट इज कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड स्टेट आ गई। ये आइस थी और अब ये वाटर बन गई। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने इस पानी को बॉईल करना शुरू कर दिया। हमें पता है कि वाटर बॉईल कितने डिग्री पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होता है। तो मतलब पहले वो 25 डिग्री सेल्सियस मिला था, अब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया, तो क्या हुआ, और बढ़ गई। तो अब ये किस में कन्वर्ट होगी, गैस में, गैस में। अब वो भाप बन के पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, वेपर बन के पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आया कि जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसने अपनी स्टेट चेंज करी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। समझ में आ गया? तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज इट्स स्टेट, वी कैन चेंज इट्स स्टेट। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की तरफ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, एक बात मैं तुम्हें यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमने जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जरूरी नहीं है कि वो पानी हमें दिखेगा पानी बना हुआ तो उसी ने अपनी स्टेट चेंज किया, नहीं। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, जो हमने उनके डिफरेंस पढ़े थे, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है ना, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी उससे लिंक कर रही है, तो वो उस स्टेट का है। यहाँ तक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि अगर वो तैर रहा है, लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, तभी उसने अपनी स्टेट चेंज की है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने लगा रखा है पिस्टन। अब मैम ये पिस्टन क्या होता है, अब मैम ये पिस्टन क्या होता है, पिस्टन कभी पंप से हवा भरी है, घर में भरते हैं पंप, वो समझ लो प्रेस करने वाला जो होता है वो पिस्टन है, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने डाल दी गैस, और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो मैंने गैस डाल दी। अब ध्यान से समझना, अब मैंने इस पिस्टन को प्रेस किया, इस पिस्टन को प्रेस किया, और ये पिस्टन यहां तक आ गया, और ये पिस्टन यहां तक आ गया। पहले यहां था, अब ये पिस्टन यहां तक आ गया, तो अब स्पेस तो कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, बट गैस तो उतनी है ना, पार्टिकल्स तो उतनी है ना, तो ये अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे आगे, ठीक है? अब थोड़ा सा और प्रेशर लगाओ, विजिबल है ना बोर्ड, ठीक है? अब थोड़ा सा और प्रेशर लगाते हैं। अब ये पिस्टन यहां तक आ गया मान लिया, तो अब ये पार्टिकल रहेंगे तो उतने पार्टिकल थोड़ी बाहर निकल जाएंगे, तो ये अब ऐसे आगे पास पास। समझ में आ गया? अब समझना ध्यान से, मुझे बताओ जिस मैटर के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में। जिसके पार्टिकल उसके कंपैरिजन में थोड़े पास पास होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। जिसके पार्टिकल उसके कंपैरिजन में थोड़े थोड़े पास पास होते हैं और भी पास पास होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। मतलब जैसे हम प्रेशर दे रहे हैं वैसे ही लिक्विड मैटर क्या कर रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, और प्रेशर लगाने पर भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय फॉलोइंग वेज, बाय टेम्परेचर एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन दिस वे, एंड बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट इन दिस वे। इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन तुमने बना के आना, 1.5 मार्क का ये डायग्राम के साथ, 1.5 मार्क का ये डायग्राम के साथ। 3 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं घटेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट। विजिबल है? वेरी गुड। लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, बात बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से समझना। मेरे पास क्या है, आइस है, मेरे पास क्या है, आइस है। आइस को मैंने टेम्परेचर दिया और ये किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है? और फिर मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी, दैट इज गैस में कन्वर्ट होगी। समझ में आ गया? आइस के पार्टिकल्स क्या है, ऐसे थे, दूर दूर, पास पास, सॉरी बिल्कुल पास पास, ठीक है?
मैंने इसको टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर ने क्या कर दिया, इनके बीच में हलचल पैदा कर दी। गर्म अंगारों पे तुम्हें चलने के लिए कहेंगे तो तुम बहुत तेज भागोगे कि हम यहाँ से निकल जाएं, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। वैसे ही अगर मैंने इसको हीट देंगे तो इनके पार्टिकल्स के भी तो इनके पार्टिकल्स के बीच की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये कोलाइड करना शुरू करेंगे, दूर दूर भागना शुरू करेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो इनके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। गए किस स्टेट में? आ गए लिक्विड स्टेट में। अब फिर इसको हीट दी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर इसके पार्टिकल्स दूर दूर जाने शुरू होंगे, तो इसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर आ जाएंगे। आगे समझ में आ गया? तो मैं क्या समझा कि मैंने इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट दी है ना, जो हिडन अमाउंट ऑफ हीट दी है, उसी को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट बोला जाता है। तो डेफिनेशन यहां से क्या बनेगी? द amount of heat required, the amount of heat required to change the state of, visible है, very good, state of matter. The amount of heat required to change the state of matter is called latent heat. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहां पर लेटेंट हीट के कुछ टाइप्स भी आते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, विजिबल है, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये वाला टॉपिक कवर करने से पहले मैं तुम्हें यहां पर एक और टॉपिक समझाना चाहती हूं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट। कन्वर्जन ऑफ स्टेट, कि जब हम स्टेट कन्वर्ट करते हैं, कि तब किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जैसे समझो यहां से मेरे पास क्या सॉलिड आइस है, चलो मेरे पास क्या है? सॉलिड आइस है, ठीक है। सॉलिड बर्फ है, बर्फ को मैं पिघारूंगी, मेल्ट करूंगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। बर्फ को मेल्ट करूंगी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब मेल्ट होने पर वो लिक्विड बन गया। मेल्ट होने पर वो लिक्विड बन गया तो उसे क्या बोलूंगी मैं? मेल्टिंग। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अब पानी को मैं क्या करूंगी? बॉईल करूंगी तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। बॉईल करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। बॉइलिंग बोल दो या बोल दो वेपराइजेशन, एक ही बात है। बॉइलिंग या वेपराइजेशन एक ही बात है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब गैस को मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है? गैस को मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, उसे क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। गैस के पार्टिकल डिपोजिट हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, गैस के पार्टिकल सॉलिड होकर पास आ रहे हैं, सब्लिमेशन, या इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? डी सब्लिमेशन। इसका नाम होता है डी सब्लिमेशन। और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ही सही से बना के दिखाती हूँ। मेरे पास क्या है? सॉलिड है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड है, सॉलिड को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। बर्फ को मैं पानी बनाऊंगी, उसको मेल्ट करके, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगी? मेल्टिंग। ठीक है। पानी को मैं बॉईल करूंगी और गैस में कन्वर्ट करूंगी तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगी? या तो बॉइलिंग बोल दूंगी या मैम हम क्या बोल देंगे? वेपराइजेशन। मैम क्या बोलेंगे हम? वेपराइजेशन। ठीक है, उल्टा चलते हैं। अब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दूर दूर को पास लेके आना है, उनके पार्टिकल्स को कंप्रेस करना है, कंडेंस करना है, तो गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। और बर्फ का पानी बनना फ्रीजिंग। बर्फ का पानी बनना फ्रीजिंग। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलो भी, सॉलिड से गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन, solid to gas is sublimation, and gas to solid is desublimation.
या इसी का दूसरा नाम होता है डिपोजिशन और डिपोजिशन। समझ में आ गया? तो अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि लेटेंट हीट के दो टाइप होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूजन, अच्छा मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन, मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन। तो मैं यहाँ से क्या समझी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे हिडन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको क्या बोलूंगी मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड टू 1 kg ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and the amount of heat required to change the liquid into gas is called latent heat of vaporization. I hope ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आ गया? कोई डाउट? तो यहां पर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं, बहुत अच्छे से याद करना है। पेपर में तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि क्या स्टेट चेंज करते टाइम मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं होता। इज temperature increase during state change। क्या स्टेट को चेंज करते टाइम मैटर के सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यस और नो? तुम कहोगे यस मैम बढ़ता है। पहले मेरे पास मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, फिर मैंने इसको रूम टेम्परेचर 25 दे दिया, तो इसका कितना हो गया, कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, मान लिया 15 डिग्री हो गया। अब मैंने उसको 100 डिग्री पर बॉईल किया तो 100 और दिया, 15 पहले था, अब इसका 115 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर तुम यस लिख के आओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा क्रॉस मिलेगा। कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता स्टेट चेंज करते टाइम। मैम क्यों, मैम क्यों, कहाँ गया टेम्परेचर? वो टेम्परेचर कहाँ गया? उस टेम्परेचर ने क्या किया, बात बिल्कुल ध्यान से समझना, उस टेम्परेचर ने क्या किया, मेरे पास आइस है, मेरे पास आइस है, आइस के पार्टिकल्स है, ठीक है, बिल्कुल पास पास। अब मैंने इसको हीट किया और हीट करने पर इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। बेटा तोड़ेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तोड़ेंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। तो जो ये एनर्जी दी है ना, वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी तो एनर्जी उतनी रहेगी, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। अब मैंने इसको हीट दिया, अब इसके पार्टिकल्स दूर हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग गई। तो that given temperature is used to overcome the force of attraction between the particles, is used to overcome the force of attraction between the particles, therefore temperature will not be increased during change in the state। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई डाउट नहीं इसमें? चले आगे, चल नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। यस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, 1000% मार्क करके दे रही हूँ, इन्फिनिटी मार्क करके दे रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये 3 से 4-5 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन? आज तक हमने पढ़ा है कि इवेपोरेशन या पानी का उड़ना है ना, और पानी का उड़ना, और पानी कब उड़ती है, पानी कब उड़ता है? जब उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, मतलब बॉयल होता है पानी, तभी पानी उड़ता है ना। तो बस यही फर्क है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। इवेपोरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन का मतलब बॉइलिंग होता है। क्या फर्क है इसमें? इवेपोरेशन, ई मतलब एग्जिट, वेपर बन के उड़ना, वेपर बन के उड़ना, क्या उड़ेगा, वेपर बन के क्या उड़ेगा, ई माने एग्जिट, वेपर बन के क्या उड़ेगा, पानी, है ना। तो इट इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द चेंज इन द फेज ऑफ लिक्विड टू गैस, the phenomena of conversion of liquid to gas or water to water vapors at any temperature below its boiling point। जैसे कि मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर का हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लो वो टेम्परेचर 80, 90, 78, 60 इस पे उड़ना शुरू, पानी इस पे बॉयल होना शुरू हो गया, तो मैं उसको बॉइलिंग कहूंगी या इवेपोरेशन कहूंगी? बताओ फटाफट से। तो मैं उसको बॉइलिंग कहूंगी या इवेपोरेशन कहूंगी? मैं उसको इवेपोरेशन कहूंगी, बिकॉज उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना 100, बट वो 100 से पहले बॉयल होना शुरू हो गया, है ना। वो 100 से पहले बॉयल होना शुरू हो गया। तो जब भी कोई अपने फिक्स टेम्परेचर से पहले बॉयल होना शुरू होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। और जो फिक्स पॉइंट पर बॉयल होता है उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। मुझे लग रहा है यहां तक तुम्हें पॉइंट क्लियर है ना। तो फैक्टर फैक्टिव इवेपोरेशन, फैक्टर कौन कौन से इसको इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे? तो ये 4 फैक्टर हैं। एक तुम्हें इजी तरीके से मैं याद करवा रही हूँ। सबसे पहले टेम्परेचर, मैं एक एग्जांपल दूंगी, तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे मान लो कपड़े धोए हैं मम्मा ने घर पे कपड़े धोए और मुझे उसको सुखाना है। तो पहले तो बताओ ये इवेपोरेशन है,
ये इवेपोरेशन है। एक सेकंड, कॉल आ रही है। यस, तो ये इवेपोरेशन है। यस, कैसे? पानी कपड़ों में क्या है, गीले कपड़े गीले हैं, मतलब उसमें पानी है। अब मैंने उसको सुखा दिया तो पानी बन के वो वेपर बन के उड़ गया, तो क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, है ना? बस यही था। अब कपड़े सुखाने का एक एग्जांपल लेंगे और सारे फैक्टर हम इजीली याद कर लेंगे इसमें से। फर्स्ट है टेम्परेचर। मान लो मम्मा ने घर पे कपड़े धोए हैं और उस कपड़े को तुमने क्या किया, धूप में सुखाया, और कुछ कपड़ों को तुमने अंदर रूम में सुखाया। बताओ कौन सा जल्दी सूखेगा? बताओ कौन सा जल्दी सूखेगा? वेरी गुड, धूप वाला कपड़ा जल्दी सूखेंगे। धूप में सुखाए हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, सन की लाइट मिलेगी, ज्यादा गर्मी मिलेगी और जल्दी सूखेंगे। तो बस यही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। यहाँ पे देखो टेम्परेचर, सनलाइट मिल रही है तो हमारी इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है। समझ में आ गया? अब बात करती हूँ सरफेस एरिया की। मम्मी ने दिया बेटा जस्ट कपड़े सुखाया, और हम ढीठ आलसी कपड़े को क्या करेंगे, बिल्कुल खुले करके नहीं डालेंगे, जैसे मम्मी ने दिए गोल गोल करके वैसे सुखा देंगे, और शाम को आके देखेंगे तो वो तो कपड़े सूखे ही नहीं। और दूसरा बेटा अच्छा है, दूसरी बेटी अच्छी है, उसने क्या किया, बहुत अपनी समझदारी से पूरे खुले करके कपड़े सुखाए, उसके कपड़े आधे घंटे में सूख गए। तो इसका मतलब टेम्परेचर पूरी जगह पहुंच गया ना। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एक ये है, वहां प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा और वो इजिली जल्दी सूखेगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही इवेपोरेशन फास्ट। समझ में आ गया? विंड स्पीड की बात करते हैं। एक दिन देख लो हवा बहुत तेज चल रही है, आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। बस जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, अब तुम्हें यहां से ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन याद करनी है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, मान लो धुंध है, वाटर वेपर है उसमें, और अब तो तुमने क्या किया, कपड़े सुखा दिए ऊपर, तो वो कपड़े सूखेंगे या और गिल्ले होंगे? वो कपड़े और गिल्ले होंगे, क्योंकि पहले गीले थे और ह्यूमिडिटी ने क्या कर दिया, उनको और गिल्ला कर दिया। तो मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है ना, पानी वाटर वेपर के अमाउंट ज्यादा एनवायरमेंट में, तो इवेपोरेशन कम होगी, कपड़ा सूखेगा नहीं। बस बाकी तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी के इवेपोरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतनी पॉइंट तुमने याद रखनी है। 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं इसमें? चलें आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको बेटा घोल के पी जाओ। इस लाइन से क्वेश्चन तुम्हें सारे देखने को मिलेंगे। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, पहले मैं तुम्हें एक छोटे से इजी से वे में समझाती हूँ। तुमने अभी पीछे लॉकडाउन में, कोरोना में उसका सैनिटाइजर का बहुत यूज किया होगा, है ना? या अभी तुम डेली लाइफ में भी परफ्यूम, डिओ इनका यूज करते हो। जैसे तुम उसको बॉडी पे लगाते हो या सैनिटाइजर को हाथ पे लगाते थे, तुम्हें कूलिंग ठंडा ठंडा फील होता था, ठंडा ठंडा महसूस होता था। ऐसा क्यों होता था, बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लो मैंने क्या किया, इस पर थोड़ा सा एसीटोन लगा दिया। ठीक है, ये एसीटोन क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा इवेपोरेट होने के लिए। मेरे सराउंडिंग से उसने क्या ले ली, हीट ले ली। और जो टेम्परेचर और स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब इसने क्या किया, सराउंडिंग मतलब मेरे हाथ से हीट ले ली और वो वेपर बन के उड़ गया। तो सराउंडिंग से हीट निकल गई, तो पीछे सराउंडिंग क्या रह गया, कूल हो गया ना। तो उसका क्या हुआ, इवेपोरेशन। सराउंडिंग क्या हो गया, कूल। तो यही है ना, इवेपोरेशन हमेशा क्या कूल करता है, कूलिंग कोज करता है। समझ में आ गया? क्या कोज करता है, कूलिंग। तो सरफेस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी तो उसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहां से समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। Why should we wear cotton clothes in summer? सेम वही, हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा जाता है, Why should we wear cotton clothes in summer? कॉटन क्लॉथ्स क्या करेंगे, पसीना आया, पसीना लिक्विड फॉर्म में है, इवेपोरेशन होगी तो वो हमारे बॉडी से क्या करेगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो वेपर बन के उड़ जाएगा पसीना। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, कूलिंग। समझ में आ गया? Why should we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक बात समझते हैं, आप घड़े की बात करते हैं, घरों में मटका होता है ना, मटका है ना, उसमें पानी है। इसका पानी हमारे फ्रिज वाले पानी से भी बहुत ठंडा रहता है। क्यों, यही है। इस घड़े के पानी को क्या बोलते हैं, अर्थनवेयर। तुम्हारे कुछ भी लिखा आ सकता है, देखो अर्थन पोट या अर्दन
वेयर, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये क्या करेंगे, ये मिट्टी के बने होते हैं, इनके ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स है तो ये क्या करेंगे, पानी है, पानी ने भाप बन के उड़ना है, तो ये क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, लेटेंट हीट लेंगे, लेटेंट हीट ले लेंगे, पानी में से लेटेंट हीट लेंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे और पानी को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो किसी भी तरह का ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुमने क्या करना है, इवेपोरेशन का कंसेप्ट इसमें लगा के आना है। समझ में आ गया। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग भी लिखा हुआ आ सकता है या इवेपोरेशन वर्सेस वेपराइजेशन भी लिखा हुआ आ सकता है। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, इन्फिनिटी मार्क कर लो, इसमें स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। फर्स्ट पहले तुमने डेफिनेशन लिखनी है, तो बॉइलिंग इज द, ये सिंपल तुम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। बॉइलिंग में क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, वाटर वेपर्स बन के उड़ते हैं, बट बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पर। इवेपोरेशन में क्या होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, लिक्विड गैस बन के उड़ रहा है बट बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पे। ठीक है, ये अननेचुरल है बिकॉज बॉयल हम खुद से करवाएंगे उसको, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हमें पता है कि वाटर साइकिल जो चलती है इवेपोरेशन के प्रोसेस से चलती है। ठीक है, ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का कहने का क्या मतलब है, मान लो मम्मा ने क्या करती है, गैस पे पानी चढ़ा दिया, थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे, यार नीचे वाला पानी तो गर्म हुआ पड़ा, उसमें हाथ डाल के देखोगे और ऊपर से सरफेस क्या है, ठंडा है। क्यों, क्योंकि जो उसको हीट मिल रही है ना वो बॉटम से मिल रही है, जो उसको टेम्परेचर मिल रहा है ना वो बॉटम से मिल रहा है। तो सबसे पहले बॉटम वाला वाटर गर्म होगा और अंदर वाला पानी गर्म होने की वजह से इसको बल्क फिनोमिना बोलते हैं। और ये नेचुरल है ना, ये मान लो तुम्हारा सी है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ इस वाले पानी को गर्म करेगा। तो कौन सा पानी पहले गर्म हुआ, सरफेस वाला, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक सरफेस फिनोमिना है। समझ में आ गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर या उतना टेम्परेचर चाहिए होता है, इसमें हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है बिकॉज अननेचुरल है, हमारे ऊपर डिपेंड है, हम गैस की फ्लेम को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी हमें टाइम में कन्वर्ट उसको करवाना होता है। इसको ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज सन से लाइट आएगी नहीं आएगी उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे इवेपोरेशन वर्सेज बॉइलिंग का डिफरेंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हमारा जो चैप्टर है आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तुमने क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले तुमने इसमें याद करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे देगा। ठीक है, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर देंगे तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम देंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगा। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में देखने को मिलता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो ज्यादा मूव करेगा, मोशन किस में ज्यादा है, गैस में। तो गैस हमेशा डिफ्यूजन ज्यादा शो करती है और सॉलिड सबसे कम शो करता है। उसके बाद हमने पढ़ना है लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी कन्वर्जन आ सकता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्जन आ सकता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन की डेफिनेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन यहाँ से आ सकता है। और बिल्कुल माइनर क्वेश्चन आ सकते हैं भी, अर्थन पॉट का पानी ठंडा क्यों होता है, समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, इस टाइप के जो माइनर क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ आ गया तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना, और बाकी आगे के लेक्चर्स देखने के लिए कंटिन्यू करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब